डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था किस तरीके से इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड कर सकते थे, और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो अपन ने डेटा फीड किया है उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद में एज ए रिज़ल्ट जो अपन को मिलता है वो किसी डिवाइसेस के माध्यम से अपन को मिलता है, उनको अपन बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो एक एक करके अपन यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं या फिर उनसे जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस को अगर अपन समझें तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि डिस्प्ले करे या फिर प्रिंट करे या फिर ट्रांसमिट करे रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की मेमोरी से अगर कोई रिजल्ट अपन को प्रोसेस करना है तो वो किसी डिवाइसेस पे अपन को प्रोसेस करना होता है, तो उनको अपन बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनको अपन पेरिफेरल भी बोल देते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल अपन ने उसमें लगाया है जो कि रिसीव करेगा डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। अगर अपन एक परिभाषा के बारे में और बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं जो कि यूज़ आते हैं कम्युनिकेट करने के लिए रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय ए कंप्यूटर टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड तक कंप्यूटर से अगर डेटा प्रोसेसिंग के बाद में रिजल्ट को पहुंचाना होता है तो अपन ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर्स का यूज़ करते हैं, उनको अपन बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अगर अपन इसके टाइप की बात करें तो यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अगर अपन बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर के बारे में फ़ीचर्स को पढ़ेंगे। क्या स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रेजोल्यूशन की बात करें, रिफ्रेश रेट और कलर डेप्थ, ये सब फीचर्स होते हैं, इनके अंदर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं आजकल। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर टाइप के अंदर मॉनिटर की बात करें तो मोनोक्रोम मॉनिटर किनको बोलते हैं। कलर मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पर इनके सबकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सीआरटी डिस्प्लेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से सीआरटी वर्क करती है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। एलसीडी की बात करें, एलईडी की बात करें, प्रिंटर्स में दो तरीके से जब अपन कैटेगराइज करके पढ़ते हैं तो कौन कौन से प्रिंटर्स इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं और नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, उनको सबको यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इतने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ वापस, जो भी अपन ने इनपुट दी उसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में हुई और रिजल्ट के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपन को मिलता है। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग जो अपन आगे बढ़ रहे हैं, आज आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर को कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग, फीचर्स मतलब उनकी कुछ विशेषताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा जा सकता है। पहली है उसके अंदर बात करें तो स्क्रीन साइज। मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर जो डिस्प्ले यूनिट होते हैं, उनको अपन स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पर जो स्क्रीन साइज को बोलें तो स्पेस होता है वो दैट इज़ अवेलेबल टू डिस्प्ले पिक्चर, वीडियो और वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके और अगर मैं इधर की बात करूं तो ये 16:9 के रेशो के अंदर यहाँ पर ये जो इसकी डिस्प्ले है और यहाँ पर जो स्क्रीन की साइज है यहाँ पर डायगोनली इसका कुछ इंचेस के अंदर यहाँ पर होगी, तो इसको अपन बोलते हैं स्क्रीन साइज जो डायगोनली यहाँ पर होती है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये जो रेशो है स्क्रीन का कि यहाँ पर विड्थ और हाइट का रेशो, तो इसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एस्पेक्ट रेशो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल रिलेशन ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए डिस्प्ले एरिया, जो डिस्प्ले एरिया यहाँ से मॉनिटर के डिस्प्ले एरिया की बात करें तो उसके अंदर जो फंक्शनल एरिया है जहाँ पर रिजल्ट अपन को मिलता है उसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। अब ये कॉमन एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो 4:3 के उसके अंदर हो सकता है रेस्पेक्ट में, और 16:9 हो सकता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट रेशो होता है, मतलब स्क्रीन को जो वर्किंग स्क्रीन है अपन उसको किसके अनुपात में यहाँ पर बांटते हैं, तो 16:9 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो होता है। कुछ अगर अपन और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मॉनिटर का। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए रेजोल्यूशन ये इंडिकेट करता है कि कितनी पास हाउ डेंसली जो पिक्सल्स है आर प्लेस्ड, मतलब पिक्सल जो है वो कितने पास हैं किसी भी डिस्प्ले यूनिट के अंदर। मान लीजिए अगर अपन यहाँ पर ये डिस्प्ले बनाते हैं तो ये नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स यहाँ पर पास हैं, इसको अपन बोलते हैं
रेजोल्यूशन, जितने पिक्सल्स यहाँ पर पास होंगे उतनी ही इमेजेस जो हैं वो क्लियर होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। रेजोल्यूशन के बारे में अगर अपन बात करें कॉमन रेजोल्यूशन तो 1024x768 ये पिक्सल्स होते हैं। यहाँ पर 1024 पिक्सल तो इधर विड्थ में, और हाइट की अगर अपन बात करें तो 768 पिक्सल्स जो है ये नॉर्मल जो कॉमन लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर यहाँ पर होता है। दूसरे पिक्सल की अगर अपन बात करें तो 1280 बाई 1024 भी एक पिक्सल डेंसिटी है, मतलब ये जो इमेज होगी जो इस इमेज से ज़्यादा क्लियर होगी। और अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स है वो पास पास है, जब अपन जूम करते हैं तो रेजोल्यूशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक इमेज है वो अगर अपन को कम रेजोल्यूशन है तो वो ब्लर हो जाती है, क्लियर नहीं दिखती है, और ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो वो एकदम क्लियर दिखती है, क्योंकि वो पे पिक्सल्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। और इससे अगर हाई बात करें तो 1600 बाई 1200 पिक्सल्स भी एक रेजोल्यूशन होता है, जो कि अपन बात करें यहाँ पर कॉमनली कंप्यूटर्स के अंदर जो डिस्प्ले यूनिट्स होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर द ग्रेटर रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर ग्रेटर स्टोरेज डिमांड, अब यहाँ पर जितने ज़्यादा यहाँ पर रेजोल्यूशन होंगे उसके, अब ये जो रेजोल्यूशन होंगे वहाँ पर इमेज या फिर अपन बात करें कोई भी ग्राफिक्स एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की भी तो आवश्यकता होगी। तो इसलिए अपन यहाँ पर दो तरीके की कंप्यूटर के अंदर इमेजेस जो स्टोर रहती है उनको अपन दो तरीके से टेक्निक्स में पढ़ते हैं, बिटमैप और कैरेक्टर एड्रेसिंग। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि किस तरीके के मॉनिटर्स होते हैं, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर, इनमें से कोई वो है। तो अगर अंदर से भी आ गया, डेप्थ में से भी अगर आपसे पूछा जाए तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए जो इमेज को स्टोर करने के लिए दो तरीके के यहाँ पर टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। पहली है बिटमैप, सेकंड अपन बात करें कैरेक्टर एड्रेसेबल टेक्निक। अगर अपन बिटमैप की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर ईच पिक्सल इज़ यूनिकली एड्रेसेबल, इसके अंदर हर एक पिक्सल यूनिकली एड्रेसेबल होता है और इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन ईच पिक्सल ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर हर एक पिक्सल के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है। इसका जो एप्लीकेशन है ये यूज़ कहाँ पे आता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के अंदर अपन यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपन को बहुत सारे पिक्सल्स, अगर अपन बात करें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वहाँ पर प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर जो यूज़ आती है वो बिटमैप टेक्निक यूज़ आती है इमेज को स्टोर करने के लिए। यहीं अगर बात करें कैरेक्टर एड्रेसिंग डिस्प्ले, तो इसके अंदर कैरेक्टर्स में पोजीशंस को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर दो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, बिटमैप और कैरेक्टर एड्रेसेबल। कैरेक्टर एड्रेसेबल में कैरेक्टर की पोजीशंस यहाँ पर डिवाइड होती है, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स की पोजीशन के आधार पर यहाँ पर इसको स्क्रीन को डिवाइड कर लेंगे। जबकि यहाँ पर बिटमैप जो फोकस करता है वो यहाँ पर पिक्सल्स के ऊपर फोकस करता है, ईच पिक्सल के अंदर यूनिक एड्रेस वहाँ पर स्टोर किया जाता है पर्टिकुलर इमेज का। तो ये थी इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक। अब बात करते हैं अपन कुछ और फीचर्स की, जैसे कि रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का होता है कि नंबर ऑफ टाइम, एक सेकंड में मॉनिटर कितनी बार यहाँ पर रिफ्रेश करेगा, जिससे अपन जितनी रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगी उतनी ही अपन वहाँ पर क्लियर देख पाएंगे उसको। अब अगर मान लीजिए कम रिफ्रेश रेट होती है तो यहाँ पर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। मैं इसके एक उदाहरण देखकर भी बताऊंगा, आप इसको ध्यान रख दीजिए। फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम जो आती है रिफ्रेश रेट की वजह से आती है। अगर अपन रिफ्रेश रेट को मेजरमेंट की बात करें तो इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज के अंदर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिफ्रेश रेट को किससे मेजर किया जाता है? रिफ्रेश रेट की मेजरमेंट जो अपन बात करें यूनिट क्या है, तो वो है हर्ट्ज। अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है 75 हर्ट्ज है। इसका मतलब है मॉनिटर जो रीड्रॉ करेगा इमेज 75 टाइम्स करेगा एक सेकंड के अंदर। तो एक सेकंड के अंदर नॉर्मल रिफ्रेश रेट जिसके अंदर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है वो 75 टाइम्स है। एक सेकंड के अंदर 75 बार ये जो है रिफ्रेश होगा उसका क्या, मॉनिटर। अब ये जो चीज़ है मैं आपको CRT डिस्प्लेज के अंदर अच्छे से समझा पाऊंगा। तो अपन फ्लिकरिंग की जो प्रॉब्लम है उससे देखिए मॉनिटर के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है उसको हम अपन जान लेते हैं। ये इमेज है जिसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ये मॉनिटर की बात करें अपन यहाँ तो ये हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से यहाँ पर स्टेबल इमेज है, ठीक है। और ये 75 अगर अपन बात करें तो मिनिमम 75 यहाँ पर मानी गई है कि एक अप्रोप्रिएट है। अगर अपन कम रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इमेज जो है यहाँ से
रिफ्रेश रेट 75 से कम है। पुराने मॉनिटर्स के अंदर ये आती थी। CRT डिस्प्लेस के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती थी। अगर अपन नेक्स्ट फीचर की बात करें मॉनिटर के, तो कलर डेप्थ। कलर डेप्थ का मतलब होता है कि हाउ मैनी कलर दैट कैन डिस्प्लेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन, कितनी ज़्यादा कलर वो डिस्प्ले करा पाता है एक मॉनिटर, उसको अपन बोलते हैं कलर डेप्थ। अगर अपन बात करें पुराने कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पर 16 कलर, स्टार्टिंग में तो कम ही कलर अपन यूज़ करते थे। स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट आए, फिर RGB आए, फिर उनके अगर अपन बात करें उनके कॉम्बिनेशन से, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स हैं उनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन से या फिर शेड्स से अपन बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बने। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो है 4 बिट के जो EGA, VGA इनमें जो कलर यूज़ आते हैं उनकी आप ध्यान रखिए कि 4 बिट की कैपेसिटी होती थी EGA मॉनिटर्स की, जिसके अंदर अपन 16 कलर्स को स्टोर करते रखते थे, और 8 बिट की VGA की, वर्चुअल ग्राफिकल एरे, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसके अंदर 256 कलर यहाँ पर स्टोर होते थे। तो एक फीचर और है जिसके आधार पर मॉनिटर्स को अपन समझ सकते हैं कि हाई कलर डेप्थ होनी चाहिए, रिफ्रेश रेट हाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स होते हैं मॉनिटर्स के। 16 बिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हाई कलर होते हैं, 65,536 कलर्स को वो दिखा सकता है मॉनिटर। अगर अपन बात करें 24 बिट के, ट्रू कलर इसको बोलते हैं, जिसके अंदर 16 मिलियन कलर्स होते हैं इनकी शेड्स की अगर अपन बात करें तो। अब अपन बात करते हैं मॉनिटर को 2 तरीके से मेनली कैटेगराइज करते हैं। पहला है मोनोक्रोम और दूसरा कलर मॉनिटर। जो कलर मॉनिटर है इनके अंदर आते हैं CGA, EGA, VGA और SVGA। आपको इनमें से अगर ज़्यादा चीज़ें तो याद में नहीं रखनी है, आपको इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी मैं इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देता रहूँगा। अगर अपन बात करें कलर मॉनिटर्स की, तो यहाँ पर इनके अलावा, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इनके अलावा कलर मॉनिटर्स में आ जाते हैं यहाँ पर CRT, LCD और LED। इनकी फंक्शनलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे अपन, और किस तरीके से मोनोक्रोम मॉनिटर यहाँ पर वर्क करता है, तो एक एक करके अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनोक्रोम मॉनिटर से आप समझ सकते हैं जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक बीम और डिस्प्ले 1 कलर, ऐसा मॉनिटर जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक बीम डिस्प्ले की सहायता से एक ही कलर यहाँ पर डिस्प्ले कर पाए, उसको अपन बोल देंगे मोनोक्रोम मॉनिटर। अब आप एक वर्ड है, मैं आपको इसको याद कैसे कर सकते हैं उससे मैं आपको बताता हूँ। आपने वर्ड सुना होगा मोनोपोली, ठीक है। मोनो का मतलब होता है यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर जो होंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक बीम से एक कलर को यहाँ पर डिस्प्ले कर पाएंगे। जनरली वो हो सकता है ग्रीन हो सकता है, एम्बर हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है, और ऑन ए ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर वाइट कलर डिस्प्ले करना है तो वही वहाँ पर ब्राइट वहाँ पर कलर वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से एक कलर को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मोनोक्रोम मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता था। ये पहले टाइम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फास्फोरस के कंपोजिशन ऑफ द स्क्रीन डिटरमाइन द कलर। अब यहाँ पर जो स्क्रीन होती थी वहाँ पर इसके अंदर फास्फोरस की जो होती थी वो कोटिंग की जाती थी, उसके आधार पर अपन यहाँ पर कलर्स को जो है वो डिटरमाइन कर पाते थे कि किस तरीके का कलर है। मान लीजिए ग्रीन कलर है या एम्बर कलर है, वाइट कलर है, ये फास्फोरस कोटिंग के आधार पर यहाँ पर अपन डिटरमाइन कर पाते थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कलर मॉनिटर की, तो कलर मॉनिटर के अंदर मल्टी कलर की इमेजेस को जिसके जो कॉम्बिनेशन होता है रेड, ब्लू और ग्रीन का, इसकी वेरिंग इंटेंसिटी, मतलब कलर मॉनिटर जो है ये रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर के मतलब शेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये कलर बना पाते थे। अब इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर कितनी मात्रा में रेड कलर यूज़ होगा, ब्लू कलर यूज़ होगा और कितनी मात्रा में ग्रीन कलर यूज़ होगा, ये डिसाइड करता था पर्टिकुलर पिक्सल किस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। मॉनिटर की अगर अपन बात करें तो मोनोक्रोम मॉनिटर सिंगल कलर मॉनिटर के अंदर इंटेंसिटी डिसाइड करती है कलर की इमेज किस तरीके से वहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा। कुछ और कलर्स मॉनिटर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कलर मॉनिटर आर कैटेगराइज एज CGA, EGA, VGA, SVGA डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन के आधार पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर तो जो मैंने आपको दिखाया है CRT, LCD, LED, ये किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड है, क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, कैथोड रे ट्यूब है, इसके आधार पे बांटते हैं। बट यहाँ पर रेजोल्यूशन के आधार पर मॉनिटर्स को इन कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CGA की फुल फॉर्म होती है कलर ग्राफिक्स एडेप्टर,
ठीक है। इसका पिक्सल साइज होती है वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो स्टोर कर पाता है वो 640x200 पिक्सल्स यहाँ पर स्टोर कर पाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें EGA तो इन्हांस ग्राफिक्स एडाप्टर इसको बोलते हैं। 640 से 350 पिक्सल्स ये स्टोर कर पाता है मैक्सिमम। VGA की बात करें तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, यहाँ पर 800 बाई 600 के पिक्सल्स यहाँ पर अरेंज रहते हैं। ये तो है डिस्प्ले को रेजोल्यूशन के आधार पर इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर बांटते थे पहले। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर CRT मॉनिटर्स के बारे में, किस तरीके से कैथोड रे ट्यूब जो है वो वर्क करती थी। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा और इंटरनली भी बताऊँगा किस तरीके से ये वर्क होता है, कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो CRT मॉनिटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरानी जो वो आती थी, टीवीज़ आती थी, टेलीविज़न जो यूज़ आते थे वो CRT के अंदर CRT मॉनिटर का यूज़ करते थे। कुछ इस तरीके से वो इमेज उसकी रहती थी, ठीक है। अंदर से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है वो CRT मॉनिटर यही यूज़ किया है। इसके अंदर व्यू स्क्रीन इस तरीके से यहाँ पर अपन जो देख सकते थे, तो ये पार्ट अपन को दिखाई देता था अगर यहाँ पर यूज़र जो है वो बैठा है तो। अब यहाँ से इसके अंदर क्या होता था, वैक्यूम यहाँ पर रहता था, ये जो पार्ट है ये वैक्यूम पार्ट रहता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट में है इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसमिट करती थी कुछ इस तरीके से। दो तरीके की प्लेट्स लगी होती थी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड वर्टिकल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स ही ये जो गन से जो निकला इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डिफाइन करती थी कि ये किस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ जाना है तो इस पर्टिकुलर जो कोटिंग हो रही है इसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगी। फिर अगर मान लीजिए इमेज अपन को यहाँ पे मूव करानी है तो इलेक्ट्रॉन की ये प्लेट्स ही डिसाइड कर देती कि इसका मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। तो इस तरीके से वैक्यूम के अंदर यहाँ पे कोटिंग होने के बाद में ये कोटिंग क्या है, चमकती थी थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से CRT मॉनिटर जो है वर्क करते थे। अब ये रेस्टर एंड स्कैन मेथड के ऊपर यहाँ पर वर्क करते थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की बीम वेराइंग द इंटेंसिटी और वापस जाती थी हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द फेस ऑफ मॉनिटर, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो यहाँ कोटिंग होती थी वो फास्फोरस की कोटिंग होती थी। इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले के बैक साइड में फास्फोरस कोटेड यहाँ पर जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। अब अपन बात करें रेस्टर स्कैन मेथड की। मैं कोई भी ऐसा टॉपिक आपसे छोड़ूंगा नहीं कि जिसके अंदर से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो और आपको बाद में पढ़ने की आवश्यकता हो। वीडियो को बाद में आप देख सकते हैं और इसका जो PDF फॉर्मेट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो रेस्टर स्कैन मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरीके से अपन इसको मानते हैं कि ये डिस्प्ले है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है जो यहाँ पर ये प्लेट्स लगी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कहीं इधर पिक्सल पे ये मूव कर रही है। तो रेस्टर एंड स्कैन मेथड क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पर वो एक बीम जो है यहाँ पर जाती है, तो ये फ्लिकरिंग की बात है। तो इस तरीके से रेस्टर एंड स्कैन मेथड होता है। एक बार पूरे मॉनिटर में इस तरीके से आपको स्कैनिंग होगी और फिर यहाँ पे जाएगी लास्ट पिक्सल पे और फिर वापस जो जाएगा वो स्टार्टिंग से यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं रेस्टर एंड स्कैन मेथड। ये अपन ने बात करी हुई कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे यहाँ पर CRT मॉनिटर जो है वो वर्क करते थे और रेस्टर स्कैन मेथड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं LCD मॉनिटर्स की। तो LCD मॉनिटर्स के अंदर क्या होता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल सब्सटेंसेस यहाँ पर फिल होते थे डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन 2 थिन शीट्स ऑफ पोलराइज्ड ग्लास, यहाँ पे पोलराइज्ड ग्लास के बीच में, 2 ग्लास के बीच में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रिस्टल भरे हुए होते थे, लिक्विड क्रिस्टल्स यहाँ पर भरे होते थे, जो कि सेपरेट बाय ए वायर ग्रिड इनटू थिनी स्क्वायर्स, जिसके अंदर यहाँ पर वायर्ड ग्रिड से यहाँ पर इसको सेपरेट होते थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, LCD मॉनिटर्स के अंदर यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स होती थी और पोलराइज ग्लास यहाँ पर वर्क करते थे, दोनों आसपास में होते थे। पोलराइज ग्लास के बीच में जो क्रिस्टल्स जो हैं वो यहाँ पर फिल होते थे। तो इसको अगर अपन
फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर ये यहाँ पे दिखाई देंगे, जबकि अगर अपन इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे, साइड से देखेंगे, तो वहाँ पर अपन को कलर के अंदर वेरिएशन दिखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर या आपके आसपास में जो भी मॉनिटर्स हैं वो अगर LCD हैं तो साइड से उसका व्यू देखिएगा, वो आपको थोड़ा सा कम ब्राइटर वहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से LCD मॉनिटर्स भी यहाँ पर एक डिस्प्ले यूनिट है जो कि मॉनिटर के ही अंदर आते हैं। कलर यहाँ पर कलर डिस्प्ले उसके अंदर ये कैटेगराइज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं LED के अंदर जो LCD में प्रॉब्लम आती है कि अगर तिरछी व्यू से यहाँ पर अपन देखें थोड़ा टिल्ट करके, तो वो वहाँ पर उसका व्यू जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। अब इनकी बात करें तो ये लेस स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, कम मतलब स्पेस जो होता है इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू CRT मॉनिटर्स या अपन बात करें LCD, तो ये पतले हो सकते हैं, हल्के होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर LEDs को यहाँ पर प्लेस किया गया है पास में। तो ये LED मॉनिटर यहाँ पर होते हैं। प्रोवाइड हायर कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर व्यूइंग एंगल देन LCD मॉनिटर। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पर व्यूइंग एंगल जो अगर चेंज होगा तो LCD मॉनिटर के कंपैरिजन में LED मॉनिटर बेटर वहाँ पर इमेजेस को या वीडियोस को वहाँ पर शो कर पाएगा, क्योंकि वो LED है, ठीक है। और क्रिस्टल डिस्प्ले का जो फ्रंट व्यू होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फ्रंट व्यू ही वहाँ पर बेटर आपको व्यू दे पाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल्स वहाँ पर होते हैं प्लेस्ड। प्रिंटर्स की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अपन ने पढ़े यहाँ पर मॉनिटर्स के बारे में पढ़ लिया। अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं प्रिंटर, अगर अपन सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जो चीज़ पूछी जा सकती है मैं पहले ही बता देता हूँ। प्रिंटर की जो स्पीड जो है वो मेजर्ड होती है CPS के अंदर, कैरेक्टर्स पर सेकंड, मतलब कितने कैरेक्टर्स जो है वो पर सेकंड में वो प्रिंट कर सकता है। LPM लाइन्स पर मिनट, कितनी लाइन्स जो है वो पर मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। और PPM पेजेस कितने पर मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। इनसे किसी भी प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है वो मेज़र करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर प्रिंटर्स को मेनली दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर कैटेगराइज किया है। एक तो इम्पैक्ट बेस, जो किसी को हिट करे, इम्पैक्ट डाले उसके आधार पर, और एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो इट स्ट्राइक पेपर एंड रिबन टुगेदर इन द फॉर्म टू फॉर्म ए कैरेक्टर लाइक ए टाइपराइटर। अगर अपन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण दें तो टाइपराइटर किस तरीके से वहाँ पर पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होता है वो पेपर पे हिट करता है। जब अपन टाइप करते हैं तो पर्टिकुलर एक जिस कैरेक्टर की वो अगर अपन बात करें पिन है तो वो हिट करती है पर्टिकुलर पेपर पे। तो टाइपराइटर एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है। उस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपने विजुअली आप इमेजिन करके समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरीके का होता है। इस तरीके का एक टाइपराइटर होता है। इट प्रोवाइड परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड, मतलब ये एक हार्ड कॉपी के अंदर यहाँ पर विजुअल रिकॉर्ड को यहाँ पर एज आउटपुट वो प्रोवाइड कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होंगी। किसी भी चीज़ की, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की एडवांटेजेस भी होती हैं और वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी लेके रखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो नॉइजी होते हैं। आपको पता है पर्टिकुलर कैरेक्टर को टाइप करने के लिए हिट कराना पड़ता है, तो वो जो टकराव होता है उसकी वजह से नॉइस आती है। तो नॉइस भी एक उसका डिसएडवांटेज है। प्रिंट क्वालिटी लोअर होती है क्योंकि उसके अंदर कुछ इंक वगैरह डालनी होती है। और अगर अपन बात करें कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो कलर प्रिंटर हो गया, लेज़र जेट हो गया, बहुत सारे अगर अपन प्रिंटर की बात करें, थर्मल प्रिंटर है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो है वो क्वालिटी इसकी कम होती है। और पुअर ग्राफिक्स यहाँ पर होती है और स्लो, क्योंकि वो वहाँ पर स्लो प्रिंटर यहाँ पर वर्क करता है क्योंकि उसको हिट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। अगर अपन बात करें एडवांटेजेस की, एक्सपेंसिव कम होते हैं ये, और मल्टीपल कॉपीज़, मल्टीपल पेपर्स वहाँ पर प्रिंट किए जा सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही डेजी व्हील प्रिंटर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर कुछ इस तरीके का प्रिंटर होता है। यहाँ पर एक व्हील जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर प्लेस्ड होता है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर हैज़ ए प्लास्टिक और मेटल व्हील विच द शेप ऑफ ईच कैरेक्टर स्टैंड आउट इन रिलीफ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हो गए या अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो यहाँ पर व्हील के अंदर यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंटर होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी प्रिंटर बट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। अब यहाँ पर केवल ये जो क्योंकि व्हील के अंदर यहाँ पर लेटर ही प्रिंट किए जा सकते हैं, ये ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए यूज़ में नहीं आता है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है कि डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं किया। अब
नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर डेजीविल प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट को अरेंज किया जाता है एक व्हील के पास में, जो गोल रहता है वो व्हील। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा डेजीविल प्रिंटर। नेक्स्ट बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स से आप समझ सकते हैं डॉट से कि यहाँ पर डॉट्स के आधार पर इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। क्रिएट ए कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट एन रिबन। एक रिबन जो होती है, देखिए इस तरीके से एक रिबन होती है, वहाँ पर कुछ पिन्स जो होती हैं वो स्ट्राइक करती है इस रिबन पे। इसके इंटरनल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वर्क करता है। ईच पिन मेक ए डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट फॉर्म में कैरेक्टर और इलस्ट्रेशंस। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स के आधार पर ये यहाँ पर ए बना है, देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। सप्लायर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ डॉट्स बना देता है। मैंने आपको यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। जनरली अगर अपन बात करें तो 9 पिन और 24 पिन के प्रिंटर्स यहाँ पर यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटर के अंदर दूसरी कैटेगरी जो नॉन इम्पैक्ट बेस्ड हो, मतलब इम्पैक्ट ना हो, स्प्रे अगर अपन डालें, स्प्रे से वर्क हो रहा है, जिसके अंदर टकराव नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पर अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। अब अगर अपन इसकी बात करें, इट यूजेस इंक स्प्रे, टोनर पाउडर और इंकलेस, जिसको अपन बात करें लेज़र जेट प्रिंटर्स वगैरह हो गए। अगर अपन बात करें नॉन इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर्स यूजिंग लेज़र इंकजेट मेथड आर फास्टर प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में आते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। बट इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि एडवांटेजेस की बात करें तो नॉइज़ पैदा नहीं करता, क्वाइट है, मतलब अपना काम जो है वो बिल्कुल शांति से करता है। फास्ट है, कैन हैंडल ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें कर सकता है और जब इसका इन्वेंशन हुआ था तो ये नया था, तो उस टाइम पे ये प्रिंटर जो है वो एक्सपेंसिव थे, ऑक्यूपाई करते थे स्पेस को ज़्यादा, मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को अपन समझे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहला लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट भी बोल देते हैं इसको, या लेज़र प्रिंटर भी बोल देते हैं। ये टोनर बेस्ड होता है, टोनर को फिल करना पड़ता है, किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होता है। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स, इसके अंदर हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। मेनली ये यूज़ आता है कॉरपोरेट हाउसेज में, या फिर अगर अपन बात करें स्कूल्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के, कंपनीज़ के अंदर लेज़र जेट प्रिंटर का यूज़ आता है। नेक्स्ट अगर अपन प्रिंटर की बात करें तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर की अगर अपन बात करें, यहाँ पर तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जिसके अंदर फंक्शंस ज़्यादा हों, वो मोर देन वन काम कर सके एज अ प्रिंटिंग के अलावा भी, वो जैसे स्कैनिंग हो गई, फोटोकॉपी हो गया और फैक्स वगैरह का काम एक ही अगर प्रिंटर से करें तो भी एक आउटपुट डिवाइसेस के रूप में अपन मल्टी फंक्शंस प्रिंटर को पढ़ते हैं। ये भी एक टोनर बेस्ड होता है। टोनर बेस्ड होता है, इसको बार बार में फिल करना पड़ता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हाई होगी। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी आपको कॉरपोरेट और स्कूल्स के अंदर यूज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें इंक जेट प्रिंटर की। इंक जेट प्रिंटर जो होता है वो इसके अंदर कुछ नोजल्स के अंदर जेट के माध्यम से इंक को स्प्रे किया जाता है। यहाँ पर आप इंक देख सकते हैं, इस तरीके से ये फिल होती है। आपने देखा होगा ये अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग प्रिंट टाइप की जो इंक है वो फिल की जाती है, और फिर इसके कॉम्बिनेशन से ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये वर्क करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, वाइब्रेटिंग क्रिस्टल फोर्सेस इंक ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी फोर्स से ये जो इंक है उस पर पड़ती है, और इस तरीके से ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है इंटरनली। तो आप इंकजेट प्रिंटर जो एक कैटेगरी के अंदर आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, आपने इसको समझा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रिंटर की, तो एक थर्मल प्रिंटर भी होता है। ये इंकलेस होता है, इसके अंदर इंक नहीं होती है। थर्मल प्रिंटर वर्क बाय सेलेक्टिवली हीटिंग रीजन ऑफ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। एक ऐसा पेपर इसके अंदर यूज़ किया जाता है जो हीट सेंसिटिव हो, ठीक है। इसके अंदर कोई इंक यूज़ करी नहीं जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रिंटर होते हैं, जो थर्मल प्रिंटर हो, हीटिंग से अपन इसको समझ सकते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर जो है वो हीट के आधार पर प्रिंट करते हैं, और उस तरीके का पेपर अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये यूज़ आता है मेनली कैलकुलेटर में, फैक्स मशीन्स के अंदर ये यूज़ में आता है।
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लेज़र जेट प्रिंटर के बारे में, किस ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आता है। लेज़र जेट प्रिंटर जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अगर अपन बात करें रोलर है, यहाँ पर ये रोलर, इसके ऊपर लेज़र पड़ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी। तो लेज़र प्रिंटर फ्रॉम कैरेक्टर्स बाय प्रोजेक्टिंग ए लेज़र बीम ऑफ डॉट मैट्रिक्स पैटर्न। डॉट मैट्रिक्स पैटर्न के अंदर ड्रम सरफेस पर, ये ड्रम सरफेस है, इसके ऊपर जो है लेज़र की बीम आती है और इस तरीके से जब पेपर आएगा इन दोनों के बीच में से, तो इस तरीके से इसकी प्रिंटिंग जो है वो लेज़र के माध्यम से कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉटर्स के बारे में। जो प्लॉटर होते हैं वो हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ में आते हैं। जनरली आप देखेंगे तो अगर अपन बात करें मैप्स की, ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह की, तो ये प्लॉटर से प्रिंट किए जाते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। इसके अंदर प्लॉटर इज ए लार्ज प्रिंटर दैट जनरेट्स हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट बाय मूविंग इंक पेन्स ओवर सरफेस ऑफ ए पेज। यहाँ पर इंक पेन्स जो है वो मूव किए जाते हैं किसी पेज की सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से प्लॉटर वर्क करता है। मेनली मैप्स हो गया, फ्लोर प्लान्स हो गए, ब्लूप्रिंट्स हो गए, इनको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर, जो कि अगर अपन बात करें यहाँ पर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड्स के अंदर, उसको अपन बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर की अगर अपन बात करें थोड़ा और, तो यहाँ पर मैग्नेट यहाँ पर यूज़ की जाती है। वॉइस कॉल होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर जो वायर जो होते हैं, कॉपर के वायर यहाँ पर बाइंड किए जाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन होते हैं जिससे वो मूवमेंट होता है, साउंड के फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर सस्पेंशन की वजह से वेरी की जाती है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं कपड़ा, इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो इस तरीके से स्पीकर की वर्किंग है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और आजकल तो जैसे माइक्रो हेडफोन आ गए, ईयरफोन आ गए, ये डिफरेंट पार्ट है, बट एक जो इंटरनल रहता है इसके अंदर स्पीकर तो सबके अंदर रहता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक स्पीकर के बारे में यहाँ पर बताया है। वॉइस कॉल यूज़ आती है, वॉइस कॉइल है यहाँ पर। सस्पेंशन यूज़ आता है जो फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करते हैं, आवाज़ की पिच वगैरह को। डायफ्राम जो होता है वो कपड़े को बोलते हैं, और मैग्नेट जो होती है वो यूज़ की जाती है इसके अंदर। और जो ये कॉइल होती है, कॉइल के ऊपर वायर रहते हैं कॉपर के, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। प्रोजेक्टर की बात करें तो आपने जैसे इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा, उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए वहाँ पर यूज़ आता है। जिस तरीके से आप मूवी थिएटर्स के अंदर देखते हैं तो एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होता है, वो वहाँ पर वाइट जो स्क्रीन लगी होती है आगे, उसके ऊपर मूवी को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्टर के टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो ये CRT बेस्ड प्रोजेक्टर हो सकता है, जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। पहले ये यूज़ किया जाता था, आजकल तो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर जो हो रहे हैं, लेज़र अगर अपन बात करें लेज़र वाले प्रोजेक्टर्स भी आ गए हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई इतना आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, बस पता है प्रोजेक्टर जो होता है वो प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर यहाँ पर काम करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसी भी वहाँ पर ऑब्स्टेकल, या अगर कोई बाधा अगर अपन डाल देते हैं तो वहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट कर देता है। जब अपन प्रोजेक्टर के साथ में सामने जो है वो हाथ लेके आएंगे तो उस पर भी वो प्रोजेक्ट करेगा, बट उसके अकॉर्डिंग, जो कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा प्रोजेक्टर के पीछे जो होता है वो वाइट स्क्रीन या वाइट पेपर या वाइट सरफेस वहाँ पर यूज़ की जाती है। लास्ट अपन बात करते हैं टर्मिनल्स की। टर्मिनल जो है वो एक आउटपुट डिवाइसेस अपन नहीं कह सकते हैं, बट कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है और क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए अपन को जब अपन पढ़ रहे हैं तो इसके रिलेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी मैं क्लियर यहाँ पर कराता चल रहा हूँ। तो ये टर्मिनल्स की अगर अपन बात करें तो टर्मिनल्स जो होते हैं वो एक पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपन इसको बोल देते हैं, जो कि टर्मिनल में आप एक बात ध्यान रखनी है, 2 वे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आते हैं। अगर मान लीजिए CPU है और अदर टर्मिनल कुछ एक डिस्टेंस पे वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। टर्मिनल को वर्क स्टेशंस भी कह लेते हैं, दैट जो कि अलाउ करते हैं इंटरेक्ट विद कंप्यूटर से। इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ ए कीबोर्ड टू एंटर डेटा एंड रिसीव आउटपुट डिस्प्ले ऑन ए CRT डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर। मान लीजिए टर्मिनल के अंदर क्या होता है, जो आपको ध्यान में रखना है, टर्मिनल 2 वे कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एक डिस्टेंस पे अगर 2 कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि अगर मान ली CPU है और एक मॉनिटर किसी दूसरी डिस्प्ले पे अगर अपन डिस्टेंस पे वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल। टर्मिनल को वर्क स्टेशंस भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आवश्यकता होती है कि इसकी
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो कि सिस्टम या सीपीयू से कनेक्टेड है, और डिस्प्ले यूनिट जिस पे उसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो टर्मिनल के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। दूसरे अगर अपन बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये मैसेज स्विचिंग मतलब मैसेज भेजने के काम में आता है, डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ आता है, और इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ में आता है। तो इन चीज़ों से इनसे अपन को क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जितने भी जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। क्योंकि जब अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, इसके रिलेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में अपन पढ़ के साथ साथ में ही क्लियर करते चलेंगे तो वो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आजकल पूछी जाती है, आजकल आपको क्वेश्चन जो है इसके अंदर कम ऐसे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल आप पढ़ के जाइएगा, बट कंसेप्ट के हिसाब से भी अपन थोड़े से अपन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो अपना ब्लॉक डायग्राम है, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो टाइप्स होते हैं, उसके अंदर से मेमोरी वाला कंसेप्ट अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, और जितने भी आसपास में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे।